मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ाएंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसको कराएंगे। इसका एक बड़ा मेथड कराएंगे और इसमें एक सेकंड मेथड भी कराएंगे जो बहुत शॉर्ट होगा। फर्स्ट मेथड कराएंगे और सेकंड मेथड बहुत शॉर्ट होगा जिसको कराएंगे, ठीक है। एक लॉन्ग मेथड होगा, एक शॉर्ट मेथड होगा। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन हम बताएंगे, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, कुछ रिलेशन भी कराएंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम एक एक डेफिनेशन को समझाना और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज किया ये एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट हो गया। सपोज किया किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था और ए पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, ऐसा मैंने सपोज किया। किसी सेकंड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जब पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी होगी v2 और O से इस पॉइंट को मैंने ज्वाइंट किया और O से इस सेकंड B पॉइंट को भी ज्वाइंट कर लिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल सबटेंड किया होगा, तो सपोज कर लिया ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। और सपोज किया एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन से मूव करता हुआ बी पोजीशन को क्रॉस करता हुआ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये मैंने v1 और v2 क्यों ड्रॉ किया इसका मैं मीनिंग अभी बताऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ when an object moving on the circular path with constant speed, when an object moving on the circular path with constant or uniform speed is known as uniform circular motion। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, when an object moving on the circular path with constant or uniform speed is known as uniform circular motion। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहती है तो उस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कुछ चीजें और हमें समझना है। जब मैंने बोल दिया कि स्पीड कांस्टेंट रहती है तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी v1 और v2 क्यों ले ली? फिर तो वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए थी, दोनों प्लेसेस पे सेम आनी चाहिए। तो उसका एक रीजन समझो, यहाँ पे स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। उसका रीजन समझो, देख तो मैं बताता हूं। स्पीड का मतलब होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड आता हो, और वेलोसिटी क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी आता हो और साथ में डायरेक्शन भी आती हो। अच्छा देखो इधर, अगर ऑब्जेक्ट A से B तक पहुंच रहा है तो इसका स्पीड तो सेम है, यानी स्पीड का जो वैल्यू है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड का जो अमाउंट है वो तो सेम है, A से B तक हर पोजीशन पे सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते तो वेलोसिटी सेम रहती। अगर कोई एक ही सेम है यानी मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है तो फिर वेलोसिटी ना होके ये स्पीड होगा। मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो स्पीड केवल सेम रहेगी। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है स्पीड से। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं तो फिर उसका कनेक्शन रहता है वेलोसिटी से। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर ए से बी और किसी भी पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है, ये सी हो सकते हैं, ये डी हो सकते हैं, वेरियस पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसका स्पीड हर जगह सेम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या समझे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है
तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहती है, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने के लिए कोई एक चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी से चेंज हो सकती है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन अगर एक भी चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज एट वेरियस पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड तो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th क्लास से पहले से भी आ जाता है साइंस में, 8th क्लास से आ जाता है। टाइम पीरियड यहाँ पे हमें सर्कुलर पाथ के लिए देखना है। सारी चीज़ें, सारे जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ाने वाले हैं ABCD EFG, ये सब सर्कुलर पाथ के लिए है। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होगा। द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सर्कुलर पाथ, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन राउंड, to complete one round around the circular path is known as time period, है ना। टाइम पीरियड की पहले भी तो डेफिनेशन पढ़ी थी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, है ना। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे केवल सर्कुलर पाथ है, वहाँ पे ऑसिलेशन था, ऑसिलेशन को वहाँ से रिप्लेस करो और यहाँ पे सर्कुलर पाथ को ऐड कर दो। एक साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था और साउंड वाले चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम पीरियड था। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, लेकिन वहाँ पे साउंड के लिए था, साउंड में ऑसिलेशन के लिए था, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर पाथ के लिए है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो टाइम पीरियड का फाइनली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। वैसे तो डेफिनेशन वही होगा जो साउंड वाला डेफिनेशन होगा, लेकिन साउंड में ऑसिलेशन आता है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ आता है। डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सर्कुलर पाथ, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है और सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए वन राउंड को कंप्लीट कर लेता है, तो वन राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बहुत शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, एक राउंड कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को T से डिनोट किया जाता है और टाइम है तो इसका जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा। और भी कई चीज़ें हैं, इसमें मेजरमेंट भी आता है, किसी की डेफिनेशन अगर आती है तो मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही है। इस मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो मैंने पीछे पढ़ा दिया, जिसकी 4 वीडियो हैं, अपलोड भी कर चुके हैं, उससे पहले एक चैप्टर है, उसको जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कराएंगे उसके बाद उसको पढ़ा देंगे। तो टाइम पीरियड क्लियर हो गया होगा। अब फ्रीक्वेंसी आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड में क्या था कि वन राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ राउंड्स, उसका ऑपोजिट हो जाएगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल। टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन होता है, या T इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ये भी इसका फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कंप्लीट बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट किया जाता है या n से डिनोट किया जाता है, और ये टाइम का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसका यूनिट जो है वो पर सेकेंड होता है। इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द
द एंगल ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस द प्लेस ऑन द सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है तो वो सेंटर पे एक एंगल को ट्रेस करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है तो सेंटर पे जो एंगल ट्रेस करेगा उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगल में कितना डिस्प्लेस आया जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया। तो द एंगल ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट about the center when the object move from point A to point B तो is known as angular displacement। angular displacement एंगल है तो इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। एंगल का कोई यूनिट होता नहीं है, मैथ्स में यूनिट होता है। मैथ्स के लिए मैंने 11th क्लास का एक चैप्टर डाल दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसमें 3 यूनिट बताई थी, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। अब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो फिजिक्स में एंगल का यूनिट नहीं होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब हम आगे आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। तो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे एक टॉपिक पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? अगर स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। ये लीनियर है। अब अगर एंगुलर हो जाता है यहीं पे, बहुत सिंपल है, बस देखते जाओ। एंगुलर वेलोसिटी हो गया तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि ये एंगुलर है तो इधर एंगुलर आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ये ओमेगा है, ओमेगा ये W होता है, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे तो ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा से डिनोट किया जाता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बता दिया है, थीटा होता है और टाइम t होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया और टाइम t हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा अपॉन टी। अगर शॉर्ट होता है टाइम और डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत कम हो तो डी थीटा अपॉन डी टी आ जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ये 4 डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, सिंपल है। टाइम पीरियड मैंने क्या बताया? द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द सर्कुलर पाथ इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है, काउंटिंग में आती है, द नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट around the circular path in per second is known as frequency। और उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट सेंटर व्हेन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो गया। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जो बची हुई 3 पॉइंट्स हैं ई, एफ और जी, उसमें से 2 रिलेशन है और एक डेफिनेशन है। इसके बाद मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। ई में बोला है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी सभी बच्चों ने ये समझ लिया था कि लीनियर वेलोसिटी का मतलब v होता है और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा होता है। ओमेगा के लिए हम एक रिलेशन ले लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये अभी मैंने पीछे प्रूफ करके बताया था। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी आ गया, ठीक है। डी थीटा इज इक्वल टू आ गया ओमेगा डी टी। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसको याद रखना है। ये बहुत यूज होगा आगे मैथ्स पे। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो तो समझ गए होंगे, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल जब पढ़ाया था मैंने तो उसमें ये आ चुका है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। अगर एंगल स्मॉल होता है तो स्मॉल के लिए डी लगा देते हैं।
और आ गया यहाँ से डी थीटा। और आर्क जैसे अगर ये एंगल स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट भी स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे ये एंगल स्मॉल हो गया, छोटा सा एंगल हो गया, तो ऑब्जेक्ट इस सरकमफेरेंस पे भी जो आर्क इसकी होगी वो स्मॉल हो जाएगी। अगर एंगल बड़ा करते जाएंगे तो ये भी देखो बड़ा हो गया, देखो ये एंगल बड़ा हुआ तो ये भी पाथ। अगर एंगल छोटा हो गया तो यहाँ पे भी जो ट्रेस करेगा पाथ सरकमफेरेंस पे वो भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम डी थीटा को लिख सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। तो ओवरऑल अब मेरे पास कितने फॉर्मूले हो गए, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ और डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, थर्ड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूले में से जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो हम यूज करेंगे। तो सभी बच्चों को ये तीन फॉर्मूले याद रखना है, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर और थर्ड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और अब ये हम रिलेशन कराने वाले हैं। देखो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, तो डी थीटा क्या होता है, डी एस अपॉन आर। डी एस क्या है, एस का मतलब है डिस्टेंस और टी का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर्क के इक्वल है, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो डी थीटा के प्लेस पे आ गया डी एस अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। और आर लिया है मैंने, इसको डी को हटा देते हैं क्योंकि रेडियस तो फिक्स ही रहेगी, रेडियस हो गया। अब देन डी एस अपॉन डी थीटा, इस डी एस अपॉन डी टी लिखा हुआ है, डी टी अपॉन में आ गया, ओमेगा और आर को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, इंटरचेंज या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक रिलेशन आ गया। तो मैंने क्या किया है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी था। तो एंगुलर वेलोसिटी आ रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी को ही मैंने पिक कर लिया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी थीटा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था, एक मैंने पॉइंट पीछे पढ़ लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। थीटा डिस्प्लेसमेंट है जब एक पर्टिकुलर एंगल की मेजरमेंट होती है तब आता है, लेकिन अगर एंगल स्मॉल हो गया तो डी थीटा हो गया। अगर एंगल छोटा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट भी कम पाथ कवर कर पाएगा, अगर एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा पाथ कवर कर पाएगा। तो ये भी जो आर्क लेंथ है वो भी कम हो गई, ds होगी, और रेडियस तो किसी भी सर्कुलर पाथ की फिक्स होती है, तो यहाँ पे r आ गया, ds अपॉन r कर दिया। इसके बाद r और ओमेगा को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ds अपॉन dt का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ये s वही है जो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s डिस्टेंस होता है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसे हम g वाले पार्ट को प्रूफ कर देंगे और f वाले पार्ट की हम डेफिनेशन बता देंगे। अभी देखो, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt इंटू ओमेगा आर। dv अपॉन dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन होता है, रेडियस को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि किसी भी सर्कुलर पाथ की रेडियस फिक्स रहती है, ओमेगा आ गया, a इज इक्वल टू आर, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, देखो लीनियर वेलोसिटी या सिंपली, ये लीनियर से परेशान मत हो ना, वेलोसिटी को ही हम लीनियर वेलोसिटी बोल देते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल पाथ पे जाता है एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से जा रहा होता है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल है इसलिए लीनियर लगा देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अब लीनियर की जगह पे अगर हम एंगुलर लगा दें वेलोसिटी, तो कोई सर्कुलर पाथ होगा जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी।
अच्छा, हॉरिजॉन्टल पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर, सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर लीनियर वेलोसिटी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर लीनियर वेलोसिटी, इसमें और डिवाइड कर देते हैं, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है। अगर लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो लीनियर एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन हो जाता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो। लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन आ गया ना, एंगुलर इधर ऐड किया तो इधर भी एंगुलर ऐड कर दिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एल्फा से। और एंगुलर वेलोसिटी मैंने अभी बता दिया है, ओमेगा होता है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। यही डेफिनेशन इस एफ नंबर पॉइंट की हो जाएगी, इसमें भी लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एल्फा, और एल्फा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब कुछ वैसे ही है जैसे कि लीनियर में हो रहा है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, जितना ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सेंटर पे जितना एंगल ट्रेस करता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी होता है या वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वैसे ही इसमें आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा था और टाइम डी टी था। अब इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे एंगुलर है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी आ गया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया, सॉल्व हो गया। अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए ई पॉइंट वाला, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म कर देना है। और अगर यही रिलेशन आ जाए जी पॉइंट वाला, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन से स्टार्ट करना है और डिफरेंशिएट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल है। टाइम पीरियड मैंने बता दिया था कि 1 राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड जितने कंप्लीट कर लेता है ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर के अबाउट जितना एंगल सबटेंड या ट्रेस करता है तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, थीटा से डोनेट करते हैं। और डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आ जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जो लीनियर वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस है लीनियर मोशन में, वही एंगुलर या सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस है। इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, अगर केवल वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाता। रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी ले लिया, और डी थीटा क्या होता है, डी एस अपॉन आर। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो डी एस अपॉन आर, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया तो ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा होता है। एल्फा मैंने बता दिया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और ये रिलेशन मैंने लास्ट में बता ही दिया है। मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही अच्छे डेरिवेशन पे हम चलने वाले हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। न्यू और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेरिवेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल में एक टर्म आया है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो सेंटर की तरफ एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है,
जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो सेंटर की तरफ जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है ऑब्जेक्ट, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कोई सेंटर के अबाउट ऑब्जेक्ट अपना मूव करा रहा है, जैसे कोई साइकिलिस्ट, साइकिल चलाने वाला अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसकी जो साइकिल होगी वो सेंटर की तरफ हल्का सा झुकती हुई यानी लीन करती हुई मूव करती हुई जाएगी। अगर कोई भी पर्सन सर्कुलर पाथ के अराउंड दौड़ता हुआ जा रहा है तो हल्का सा वो झुकता हुआ जाएगा सर्कुलर पाथ के अराउंड। जैसे कोई बस में बैठे हुए कई पैसेंजर हैं तो वो अगर सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहे हैं तो वो हल्का सा लीन करते हुए जाएंगे सेंटर की तरफ। जितने भी पैसेंजर होंगे बस के अंदर वो लीन करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो सेंटर की तरफ एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। जिस फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जहां फोर्स आता है वहां पे एक्सेलरेशन तो आता ही है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज फोर्स एक्सेलरेशन, जहां एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स आएगा। और अगर इसका वेक्टर नोटेशन किया जाए तो F इज इक्वल टू ma आएगा। अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नोटेशन है, हम निकालेंगे इसको v² अपॉन r होता है। और अगर एक्सेलरेशन आ गया सेंट्रीपिटल तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो निकाल ही लेंगे हम। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ तो एक्सेलरेशन निकाल देना और एक्सेलरेशन निकालने के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा के सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। अब हम बेसिकली समझते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्यों है, एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल में मीनिंग क्या है। एक टॉपिक अभी हम पीछे पढ़ के आए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब मैंने बताया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, और अगर स्पीड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहती है तो उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला? स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दी थी। v1 और v2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। एरो लगा दिया है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं इस पूरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कि अगर इसमें वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, जहां पे भी वेलोसिटी चेंज होती है वहीं पे एक्सेलरेशन होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता और स्पीड कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन कैसे हो जाता? एक्सेलरेशन तभी तो होता है जब स्पीड में चेंज आता है, और अगर स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन फिर कैसे हुआ? लेकिन मैं ये एक चीज बता दूं कि इसमें वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती जा रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। हर जगह पे डायरेक्शन अलग अलग होगी, देखो, है ना। कोई यहाँ पे पर्सन दौड़ता हुआ जा रहा है तो उसका फेस इस तरफ होगा, अगर यहाँ पे पर्सन दौड़ता हुआ जा रहा है तो उसका चेहरा इस तरफ होगा, फेस इस तरफ होगा। यहाँ पे दौड़ता हुआ जा रहा है तो वो इस तरफ देख रहा होगा, यहाँ पे जा रहा होगा इस तरफ। कॉन्टिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी v1 वेक्टर और v2 वेक्टर मैंने इसलिए दे दिया, मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है इस चीज को, लेकिन ये वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। लेकिन अगर इन दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा। मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम आएगी, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। मेरी बात समझ रहे होगे जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेलोसिटी इनकी चेंज होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वो सेम रहेगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है। तो ये मेरा पूरा इसमें अजम्पशन है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है, डेरिवेशन को करने के लिए। ठीक है, इसको मैं एक अलग से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो इधर इस एंगल को मैंने सपोज कर लिया, जो सबटेंड हो रहा है ए से बी तक जाने में वो थीटा एंगल। इसको एक दूसरे टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये v1 वेक्टर हो गया और ये v2 वेक्टर होगा। इसको यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर, और ये एंगल थीटा ले लिया। मैं बताऊंगा इसका मीनिंग मैंने क्यों लिया है, और इसको मैंने dv वेक्टर ले लिया। dv वेक्टर ले लेते हैं, उसका मीनिंग अभी हम बताएंगे। देखो इधर ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। 10th क्लास में एक पॉइंट पढ़ के आए हो, रेडियस एंड टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस एक दूसरे के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही हैं, समझना, ये दोनों रेडियस एक दूसरे के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, और ये दोनों जो लाइन है, वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन लाइन है, वो दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, अगर दो लाइन हैं और दो लाइन थीटा डिग्री का एंगल बनाती हैं और दोनों लाइन पे ही 90 के एंगल बनते हैं, तो ये 90 है, ये 90 का एंगल बनते हैं, तो वो जो दोनों ही एंगल बनते हैं वो भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, तो ये भी जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर दो लाइन है तो दो लाइन किसी एक पॉइंट पे ज्वाइंट होगी, अगर वो थीटा एंगल सबटेंड करती है तो वहां से उन दोनों लाइन से जो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, वो भी एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, थोड़ा फील भी हो रहा होगा कि अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इन दोनों के मिड का एंगल थीटा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन लाइन है, ये भी एक दूसरे के साथ थीटा एंगल का बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। तो देखते हैं इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब मोशन इन प्लेन का मैंने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था। तो मोशन इन प्लेन के लेक्चर नंबर 1 में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कराया था। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक पॉइंट मैंने बोला था कि जैसे हमें ए से बी तक जाना है और बी से सी तक जाना है, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो होता है वो फाइनली ए सी वेक्टर के इक्वल होता है। मतलब अगर हम ए से बी और बी से सी तक चले जाएं या हम ए से सी तक चले जाएं तो जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जो को इनिशियल हो, मतलब यहां से ये वेक्टर जा रहा है, यहां से ये भी वेक्टर जा रहा है, को इनिशियल पॉइंट है। यहां से अगर हम चलते हैं तब भी इस सी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, और ए से हम डायरेक्ट जाते हैं तब भी पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों पाथ का जो सम होगा वो डायरेक्टली ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी क्या है, ए बी को मैंने ले लिया v1 वेक्टर और ए सी को मैंने ले लिया dv वेक्टर, या इसको d की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में चेंज आ रहा है, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। ए सी वेक्टर क्या है, v2 वेक्टर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। एक चीज हमें यहां से समझ में आ गई, जो BC है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। v2 माइनस v1 क्या होता है, चेंज है ना, एक वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया मतलब चेंज किया। तो डेल्टा v BC वेक्टर क्या आ गया, एक चेंज आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाए तो ये जो चेंज है वो भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे d थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे हम dv लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर हम सपोज कर लें कि ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, ये एंगल बहुत छोटा हो जाए, तो ये जो चेंज आ रहा है यहाँ पे ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर ये बहुत स्मॉल हो जाए तो जितनी यहाँ पे वेलोसिटी होगी उतनी नियरली यहाँ पे वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी होगी। ये भी पाथ देखो स्ट्रेट हो सकता है क्योंकि बहुत छोटे से गैप के लिए सर्कुलर पाथ जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, बहुत छोटे से गैप के लिए। तो ये स्ट्रेट पाथ होगा, तो स्ट्रेट पाथ होगा तो स्ट्रेट पाथ हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों ही पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी सेम हो सकती है। अगर ये स्मॉल है तो ये एंगल डी थीटा हो जाएगा, ये स्मॉल हो गया तो ये भी स्मॉल हो गया,
तो वेलोसिटी में भी जो चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि ये टेंडिंग टू 0 होगा, इतना स्मॉल हो जाएगा। देखो अगर ये दोनों ही सेम हो जाए या नियरली सेम हो जाए तो डेल्टा वी 0 के इक्वल होगा। डेल्टा वी को ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है डीवी से, ठीक है। देखो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको समझने की कोशिश करना, ये नहीं कि ये तो बड़ा टफ है कि चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं, समझने की कोशिश करना और जो मैं बता रहा हूँ उसको बार बार देखने की कोशिश करना, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ों को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। टाइम दो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, तब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। 10th क्लास से 11th क्लास में आए होगे तो थोड़ा लग रहा होगा कि कुछ टफ हो गया, टफ कुछ भी नहीं है, बस माहौल में ढलना है। 11th क्लास के टॉपिक को जब समझने लगोगे तो वैसा ही बन जाएगा जैसे 9th और 10th में पढ़ रहे थे। तो देखते हैं टॉपिक पे आते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने डेल्टा वी चेंज के लिए लिया था, अगर ये एंगल स्मॉल हो जाए तो ये डीवी हो जाएगा। अब एक चीज़ और हम देखते हैं, ठीक है, एक और हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पे, देखते जाना। ये एंगल मैंने स्मॉल ही रखा है और ये भी रेडियस होगी, इसी को मैंने ले लिया, ये भी रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। देखते जाना, अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, इसका सेकंड मेथड, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लगातार देखते चलना। और ओ, ए और बी पॉइंट होगा, और मैंने एक पॉइंट बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब सेंटर पे एंगल ट्रेस होता है, और एंगल कब ट्रेस होता है? जब ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाता है। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल हो जाए तो एंगल भी स्मॉल हो जाता है। एंगल स्मॉल ले लिया तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल हो गई, डीएस हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब देखते हैं इसमें, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, डायरेक्शन जरूर अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड लिख लें, अगर हम इनका वैल्यू लिख लें तो वैल्यू तो दोनों की भी आ जाएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया। अब देखो, जैसे मैंने सपोज किया कि दोनों का एंगल 120 डिग्री और 120, जितना इसका होगा उतना इसका। अगर इसका एंगल 120 डिग्री और 120 डिग्री है, ध्यान से सुनना, अगर इसका एंगल 120 डिग्री है तो इसके एंगल, क्योंकि तीनों का एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री हो गया, तो बचा कितना? 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों ही रेडियस है। दो रेडियस अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सपोज किया ये 120 है, तो बचा हुआ जो 60 एंगल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, वो 30-30 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इधर देखो, अगर ये भी 120 है तो ये भी 30-30 हो जाएगा। मैंने सपोज किया 120 नहीं, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया 140 है, तो ये भी 140 होगा, 140 होगा। अगर 140 होगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बचा 40, तो ये 20-20 में स्प्लिट हो जाएगा, दोनों ही रेडियस। ये 140 था, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों ही साइड इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया? 140 था, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 आता, ये भी 20-20 हो गया। क्या दोनों ही ट्राइंगल इक्विएंगुलर ट्राइंगल है? देखो इधर, दोनों ही ट्राइंगल इक्विएंगुलर ट्राइंगल है, बिकॉज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। तो तीनों ही जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल है सेकंड ट्राइंगल के। इसका मतलब दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल को 10th क्लास में बहुत पढ़ा है, ठीक है, ट्राइंगल वाले चैप्टर में। ये केवल समझाने के लिए था। तो दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल का हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल है, ये तो बात समझ में आ गई। सिमिलर ट्राइंगल में ट्रिपल ए सिमिलरिटी आती है, डबल ए सिमिलरिटी आती है, ये पढ़ा है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं, ओ ए बी, इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं। मैंने पी
अच्छा इसे ए बी सी ले लिया, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख दिया पी क्यू आर, क्योंकि इसे चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लिख दिया। देखो इधर इसके बाद, तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। मीन्स आर इसको ले लिया मैंने बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये लेंथ होती है, जो सिमिलरिटी आती है वो साइड्स यानी मैग्नीट्यूड के लिए होती है, कोई वेक्टर के लिए नहीं होती है। तो बी सी का मतलब कितना हो गया, डी वी, वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन का रोल क्या है सिमिलरिटी में, केवल मैग्नीट्यूड आता है। क्यू आर क्या है, डी एस इज इक्वल टू ए सी, ए सी का वैल्यू वी है, और पी आर का वैल्यू आर है। क्लियर। तो अब इसके बाद इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी वी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, वी अपॉन आर डी एस ही रखते हैं, इसका क्रॉस कर दिया। अब डी वी और डी एस को तो हटाना है क्योंकि फॉर्मूला में डी वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है, तो इसके लिए मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी से डिवाइड किया दोनों साइड, देन डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, डी टी से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे, ये डी वी अपॉन डी टी सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डी एस अपॉन डी टी ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, स्पीड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, वी अपॉन आर इनटू ये था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ओवरऑल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, यही हमें निकालना था। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूंगा पूरे को, लेकिन देख लो। न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ सी इज इक्वल टू एम, ए सी क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। पूरा डेरिवेशन देखो एक बार फिर से। मैंने ऐसा अजम्पशन किया कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, जो यूनिफॉर्म से ही हमें समझ में आ रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन चेंज है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, इसलिए टॉपिक आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं या मोशन में चेंज नहीं आएगा तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है। अब इसके बाद मैंने एक डायग्राम लिया था, डायग्राम में थोड़ा क्राउडिंग लग रहा होगा, अगर स्टार्टिंग से देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। तो सपोज क्या ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, अब फाइनली बी पॉइंट पे पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया, तो इसको मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दिया था इस डायग्राम से। ये v1 वेक्टर था और ये v2 वेक्टर था, और चेंज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था डेल्टा वी से, जिसको मैंने बाद में dv लिख दिया है। अब चेंज अगर एंगल डी थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिया था, लेकिन स्मॉल चेंज है तो डी थीटा आएगा। देखो एंगल यहाँ पे थीटा हो रहा है तो ये भी एंगल कितना सबटेंड करेंगे, थीटा। उसका मैंने रीजन बता दिया था, अगर दो लाइन एंगल थीटा सबटेंड करें, वहां से जो परपेंडिकुलर्स आएंगे तो उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, तो एंगल थीटा आ गया यहाँ पे। और इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट ले लिया मैंने कि ऑब्जेक्ट सपोज किया कि किसी एक नेबर पॉइंट ए से सेकंड नेबर पॉइंट तक जा रहा है, नेबर पॉइंट अगर होंगे तो वेलोसिटी बहुत स्मॉल हो जाएगी। अगर डी थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रेस किया है सरकमफेरेंस पे, तो ये आर्क लेंथ है ds है, और ये एंगल डी थीटा हो गया, और ये दोनों रेडियस r ले ली, और दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए थे क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया था, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया था PQR सिमिलर टू द ट्राइंगल, PQR सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC, और उसके बाद सिमिलरिटी लगा दिया, और सिमिलरिटी लगाने के बाद dt से डिवाइड किया, सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आ गया, और FC इज इक्वल टू ma होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल लिया mv स्क्वायर अपॉन r। अब इसका एक हम शॉर्ट मेथड और बता देते हैं,
और शॉर्ट मेथड जैसे ही हम बताएंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सेकंड मेथड देखो। सेकंड एक बहुत ट्रिकी मेथड है। पहले तो पीछे जो मेथड देखा था उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, इसमें ट्रिक्स को देखते हैं। ट्रिक्स में भी थोड़ा हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होगा। स्पीड क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। स्पीड कांस्टेंट है तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा। मैंने अजम्पशन स्टार्टिंग में ही ले लिया था, एज्यूम कर लिया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जब भी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले यही एज्यूम करेंगे कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है तो कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। इतनी बात क्लियर है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये मैंने प्रूफ करा दिया था, पीछे रिलेशन कराया था जब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसके बाद मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था 11th वाले स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन का। जब ये फिजिक्स स्टार्ट की थी 11th क्लास की, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन पे ही था, तो उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt आर ओमेगा। देखो इधर, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट के साथ साथ जो एंगुलर स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। याद रखो, अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो छोटे छोटे पाथ होते हैं वो लीनियर स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यही छोटे छोटे पाथ जब बड़े पाथ बन जाते हैं तो फिर एंगुलर का फॉर्म ले लेते हैं। छोटे पाथ से तो वो लीनियर है, स्ट्रेट पाथ है, अगर बड़ा पाथ आ गया तो ये एंगुलर पाथ हो गया। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो dv अपॉन dt जो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसको बाहर निकाल देते हैं हम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, और डायरेक्शन की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को लिख दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा। और dr अपॉन dt, r क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो AC इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू आएगा v अपॉन आर इंटू वी, देन AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। यही तो अभी पीछे डेरिवेशन निकाला था जो लेंथी मेथड था पीछे। तो सेंट्रीपिटल अगर फोर्स निकालना चाहे तो यही सेम आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये डेरिवेशन हो गया। अब इसमें डायरेक्शन और देख लेते हैं, क्या है डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हल्का सा वो सेंटर की तरफ लीन करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो डायरेक्शन हमेशा रेडियली टुवर्ड द सेंटर होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और या फिर इसकी डायरेक्शन रेडियली डायरेक्शन होगी, यानी जिस तरफ रेडियस जा रही होगी उस तरफ डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन आ गया। तो इस तरह से मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून। अब हम एक न्यू वीडियो लेके आएंगे।